हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लानिंग प्रोसेस के बारे में। जब भी हम बात करते हैं किसी वेब डिजाइन या वेब टेक्नोलॉजी रिलेटेड किसी वेबसाइट के क्रिएशन की, तो हमेशा प्लानिंग प्रोसेस एक प्रायोरिटी होता है कि हम किस तरीके से चीजों को प्लान करेंगे, किस तरीके से हमें स्टेप्स लेने हैं सो दैट हम एक यूजफुल और एक अट्रैक्टिव वेबसाइट को क्रिएट कर सकें। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन में हमसे एक और चीज पूछी गई है, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन में मिल सकता है, साथ ही साथ 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट के अंदर। अदर देन एग्जाम ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए अगर आप किसी वेबसाइट पे वर्क कर रहे हो या फिर आप वेब डिजाइन पे वर्क कर रहे हो तो। ठीक है, ये AKTU प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में पूछा जाता है। इतनी डिटेल काफी है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। सो स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, रिसर्च एंड गोल सेटिंग। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। रिसर्च एंड गोल सेटिंग, इसका क्या मतलब है, डू प्रॉपर रिसर्च एंड सेट गोल्स बिफोर बिगिनिंग विद एनी प्रोजेक्ट। आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जाओ उससे पहले एक प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए हमें उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, साथ ही साथ हमें कुछ गोल्स को सेट कर लेना चाहिए कि हमें अपनी वेबसाइट में इन गोल्स को एकम्प्लिश करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इट हेल्प्स इन सेटिंग डायरेक्शन एंड पर्पस फॉर वेबसाइट। जब आपको गोल्स क्लियर होंगे, ठीक है, कि आपको पता होगा कि आप किसी चीज को क्यों बना रहे हो, तब आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि हमें इस तरीके से वर्क करना है इस पे। साथ ही साथ आपको एक पर्पस मिलेगा कि हम आखिर इस वेबसाइट को डिजाइन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप एक अच्छी वेबसाइट डिजाइन करने का प्लान बना पाओगे। ठीक है, सेकेंडली क्या आएगा, प्लानिंग द साइट। एक बार गोल डिसाइड हो गया कि आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको प्लान करना है कि आपको किस तरीके से करना है। प्लानिंग द साइट में क्या है, इट एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट और स्केलेटन ऑफ द वेबसाइट। ये हमारा एक ब्लूप्रिंट की तरह एक्ट करता है, या फिर आप कह सकते हो कि स्केलेटन की तरह वर्क करता है किसी वेबसाइट के अंदर। इसका क्या मतलब है, आपने प्रोटोटाइप देखा होगा या फिर आपने प्रोटोटाइप का नाम सुना होगा। ठीक है, प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो आपको बता सके कि आपका कंप्लीट होने के बाद कोई एप्लीकेशन या फिर कोई वेबसाइट किस तरीके से दिखेगा और किस तरीके से फंक्शन करेगा। सो बेसिकली प्लानिंग द साइट का सिंपल ये मतलब है कि आपको एक साइट मैप बना लेना है, जैसा कि लिखा भी हुआ है यहाँ पे, इट इज अ साइट मैप दैट प्रोवाइड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट द साइट विल लुक लाइक। एक साइट मैप बना लेना है जो आपको ये विजुअलाइज करने में हेल्प कर सके कि आपकी वेबसाइट कंप्लीट होने के बाद किस तरीके से दिखेगी और किस तरीके से काम करेगी। ठीक है, ये आता है हमारा प्लानिंग द साइट के अंदर। थर्ड क्या है हमारा, डिजाइनिंग द लेआउट। डिजाइनिंग द लेआउट का मतलब है कि ड्यूरिंग दिस स्टेप इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप रिफरिंग टू द टारगेट ऑडियंस। मतलब कि जब भी हम डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे तो हमें एक चीज माइंड में रखनी है कि हम जो भी वेबसाइट बना रहे हैं वो ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाए। साथ ही साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस के लिए अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो आपको ये चीज दिमाग में रखना होगा वेबसाइट बनाते टाइम कि आपकी वो टारगेट ऑडियंस को आपकी वेबसाइट पसंद आनी चाहिए। ठीक है, वो कैसे पसंद आएगी, जब आप अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव और इंटरएक्टिव बनाओगे। वो कैसे होता है, कंसीडर कलर्स लोगोज दैट विल इंकरेज द ऑडियंस टू इंटरैक्ट विद द साइट। आपको ऐसे कलर्स चूज करने हैं, ऐसे लोगोज चूज करने हैं, या फिर ऐसी इमेजेस चूज करनी है जो आपकी वेबसाइट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सके और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस इंगेजमेंट को इंक्रीज कर सके आपकी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, क्योंकि लुक्स मैटर। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी, जो दिखता है वही बिकता है। वो उसी कॉन्सेप्ट को आप लेके चलोगे तो आपकी वेबसाइट एक बहुत अच्छी वेबसाइट बन जाएगी, क्योंकि जो चीज ऑडियंस को दिखेगी वो चीज ही ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी आपकी वेबसाइट की तरफ। ठीक है, अगला क्या आता है हमारा, राइटिंग द कंटेंट। रिटन कंटेंट ऑफ अ वेबसाइट इज इंपॉर्टेंट एज इट इज क्रूशियल एंड डिजर्व्स अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज। राइटिंग द कंटेंट से मतलब ये है कि हमें ऐसा कंटेंट वेबसाइट पे डालना है जो इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो रिलेवेंट होना चाहिए, यानी कि जो भी हमारे यूजर वेबसाइट पे आएंगे आपकी, उनके लिए वो कंटेंट रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, फालतू का कंटेंट नहीं डालना है। ठीक है, जिसकी जरूरत नहीं है। फालतू का मतलब ये नहीं कि कोई इन्फॉर्मेशन है और वो आप हटा रहे हो तो इसका मतलब वो फालतू है, नहीं, इन्फॉर्मेशन फालतू नहीं होती है, बट जो चीज रिलेवेंट है वही चीज आपको अपनी वेबसाइट पे रखनी है, जो रिलेवेंट नहीं है वो चीज आपको वहां पे नहीं रखना है।
और कंटेंट राइटिंग जो होती है वो एक बहुत ही टिपिकल चीज होती है, हर कोई नहीं कर सकता। तो जब भी आप किसी वेबसाइट को क्रिएट करो, आपसे पहले जिसने भी वेबसाइट अगर किसी ने क्रिएट करी हो, अच्छी वेबसाइट जो काफी ज्यादा इंटरएक्टिव वेबसाइट बनाई हो, ठीक है, और बाकी आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बस अच्छा कंटेंट होना चाहिए, मतलब कंटेंट रिलेवेंट रखना, उसके अलावा कोई और डिमांड नहीं होता है, आपको एक कंटेंट रिलेवेंट रखना है। वोकेबलरी शुड बी इजी अंडरस्टैंडेबल बाय ऑल द यूजर, ये सेकंड पॉइंट है कंटेंट राइटिंग का। और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने देखा होगा काफी सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहां पे क्या होता है, जो कंटेंट होता है उसकी लैंग्वेज इतनी ज्यादा हार्ड होती है या फिर इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है कि सबको समझ नहीं आती है, ठीक है। सो आपको कंटेंट एकदम ईजी रखना है कि कोई भी लेवल का बंदा हो या कोई भी पर्सन हो जो आपकी वेबसाइट पे आया हुआ है, मे बी उसकी इंग्लिश स्ट्रांग है, वीक है, उसको समझ आना चाहिए चीजें कि क्या लिखा हुआ है और कैसे आपकी वेबसाइट पे उसको काम करना है या कैसे उससे उसको डेटा लेना है, ठीक है। इसके अलावा कोडिंग विद द वेबसाइट, अगला स्टेप है हमारा कोडिंग विद द वेबसाइट। कोडिंग द वेबसाइट का मतलब है कि अच्छे से आपको एनालाइज करना है कि आप किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो अपनी वेबसाइट के अंदर, यानी कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हो। मे बी आप HTML पे बना रहे हो, जावा स्क्रिप्ट पे बना रहे हो, तो आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे जिसका यूज करके आप किसी वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हो। Other than this, during coding, consider factors such as SEO, CMS plugins, and additional tools that are used for analyzing and testing websites in future. इसका मतलब है कि जब भी आप कोडिंग करोगे तो आपको कुछ फैक्टर्स को दिमाग में एकदम रखना है, जैसे कि SEO क्या होता है, हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कराओगे, ठीक है, एक टाइम बाद लॉन्च होने के बाद उसको आप होस्ट कराओगे, तो जब वो होस्ट हो तो जो सर्च इंजन है वो उसको अच्छी रैंक दे, ठीक है। अच्छी रैंक कब देगा, जब आपकी वेबसाइट ऑडियंस के लिए यूजफुल होगी, साथ ही साथ ज्यादा ऑडियंस इंटरेक्शन होगा आपकी वेबसाइट के साथ, ठीक है। तो सर्च इंजन क्या करेगा, सर्च इंजन जो है आपकी वेबसाइट को एक बेटर रैंक देगा, सो दैट कोई भी सिंपल क्वेरी सर्च करने पर भी आपकी वेबसाइट से रिलेटेड डेटा अगर वहां पे है तो वो सबसे पहले आपकी वेबसाइट को यूजर को शो करेगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके अलावा सीएमएस प्लगइन्स क्या होते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स और कोड मैनेजमेंट सिस्टम प्लगइन्स। इसका मतलब क्या होता है, ये एक तरह की एप्लीकेशंस होती हैं जो आपको शॉर्ट और एक कलेक्शन ऑफ कोड्स प्रोवाइड करेंगी, एडिशनल डेटा आप जिससे ऐड कर पाओ और अपनी वेबसाइट को ज्यादा इंटरएक्टिव और अट्रैक्टिव बना पाओ। इसके अलावा एडिशनल टूल्स जो आप यूज कर सकते हो एनालाइज करने के लिए या अपनी वेबसाइट को फ्यूचर में टेस्ट करने के लिए, उनका भी आपको ध्यान रखना है कोडिंग करते टाइम, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कोडिंग द वेबसाइट के अंदर। इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या आता है, टेस्टिंग एंड लॉन्च। अब आप जैसे कि देख रहे हो क्या क्या हो चुका है, हमने एक गोल डिसाइड किया था, उस गोल के अकॉर्डिंग हमने ब्लूप्रिंट बनाया, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमने डिजाइन बनाया, डिजाइन बनाने के बाद हमने कंटेंट लिखा, अपने कंटेंट को इंटरएक्टिव बनाया, रिलेवेंट बनाया, उसके बाद हम कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। कोडिंग करने के बाद हमारी वेबसाइट हो जाएगी रेडी, ठीक है। अब एक बार आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी तब आपको टेस्टिंग करनी है और लॉन्चिंग करनी है। तो अगला स्टेप हमारा आएगा टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग का। टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग का सिंपल सा मतलब है कि बिफोर वेबसाइट इज लॉन्च इट इज क्रूशियल दैट इट इज टेस्टेड आउट बाय रियल यूजर्स। मतलब कि इससे पहले कि आप अपनी वेबसाइट लॉन्च करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको रियल यूजर्स के थ्रू टेस्ट करवाओ। वो रियल यूजर्स आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। उनको आप अपनी वेबसाइट शो करो, उनसे बोलो कि वो देखें उसमें क्या चीजें उनको लग रहा है कि कमी है, क्या चीजें लग रहा है उनको इम्प्रूव की जा सकती हैं, उन चीजों पे आप काम करो। लॉन्च करने से पहले आपकी वेबसाइट एक प्रॉपर तरीके से रेडी होनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या है, मेक श्योर एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथली आफ्टर लॉन्चिंग। अगर आप एक रियल यूजर्स के थ्रू टेस्ट करा लोगे अपनी वेबसाइट का, आप खुद से एक बार अपनी वेबसाइट को चेक कर लोगे, तो क्या होगा, जो आपकी वेबसाइट है वो लॉन्च होने पर स्मूथली वर्क करेगी और लोगों को पसंद आएगी, ठीक है। मेन चीज है कि चीज पसंद आनी चाहिए। आप कुछ वेबसाइट बना रहे हो, यूजफुल होनी चाहिए और लोगों को पसंद आनी चाहिए, तभी आपकी वेबसाइट एक सक्सेसफुल वेबसाइट बन सकती है। अब टेस्ट हो गया, लॉन्च हो गया, अब लास्ट क्या है, मेंटेनेंस, ठीक है। आप एक बार किसी वेबसाइट को लॉन्च कर दिए, इसके बाद मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं होगी तो थोड़े दिनों बाद क्या होगा, प्रॉब्लम्स आने लगेंगी आपकी वेबसाइट के अंदर, और प्रॉब्लम्स की वजह से जो ऑडियंस है आपकी वो रिमूव होने लगेगी आपकी वेबसाइट पे से,
ठीक है। सो आपको मेंटेनेंस रखना है। सो अभी हम लोग मेंटेनेंस डिस्कस करते हैं। ये हमारा बेसिकली लास्ट स्टेप है किसी भी वेबसाइट के प्लानिंग प्रोसेस का। मेंटेनेंस, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वेबसाइट शुड बी कॉन्स्टेंटली चेकड आउट फॉर एरर्स, यानी कि एक बार आपकी वेबसाइट लॉन्च हो गई उसके बाद कॉन्स्टेंटली वेबसाइट को आपको चेक करते रहना है कि कहीं कोई एरर तो नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा रेगुलर फीडबैक्स फ्रॉम कस्टमर शुड बी टेकन टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ वेबसाइट। अगर आप लोगों ने वेबसाइट्स यूज की हैं, ऑफकोर्स आपने यूज की होंगी, तो आप देखते होंगे कि आपको एक थोड़े टाइम बाद एक पॉपअप पेज दिखाता है। आप अगर 1-2 दिन यूज करो तो आपको एक पॉपअप पेज दिखाएगा जिसमें वो रेट अस का ऑप्शन देते हैं, ठीक है। रेट अस या फिर फीडबैक, इस तरीके के आपको ऑप्शंस देते हैं। उसमें आपको स्टार रेटिंग देनी होती है या फिर आप कोई कमेंट भी लिख सकते हो कि हाँ ये चीज़ में हमको एरर आ रही है या ये चीज़ हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, इसको ऐसे ईजी करा जा सकता है। वो सब चीज़ें भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो वो इसीलिए वेबसाइट डिमांड करती हैं ताकि कस्टमर फीडबैक की हेल्प से वो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें और ज़्यादा बेटर बना सकें। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप किसी वेबसाइट को होस्ट करोगे या किसी वेबसाइट को लॉन्च करोगे, ठीक है। एक ही बात होती है, आप होस्टिंग कर रहे हो, लॉन्चिंग कर रहे हो, सेम चीज़ है। इसके अलावा अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में डिफरेंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्लानिंग प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। डिफरेंस भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में सबसे पहला डिफरेंस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कंटेंट रिमेन अनचेंज्ड अंटिल एंड अनलेस इट इज चेंज्ड फ्रॉम द सोर्स कोड। स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है, कंटेंट तब तक चेंज नहीं हो सकता जब तक हम सोर्स कोड में चेंजेस नहीं करेंगे। जबकि डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है, जो कंटेंट होता है वो यूजर या फिर क्लाइंट रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है बिना सोर्स कोड में छेड़छाड़ करे हुए। अगला क्या है, अगला है सिंपल एंड ईजियर टू प्रोग्राम, यानी कि स्टैटिक वेबसाइट हमारी सिंपल होती है और इजी होती है प्रोग्राम करने में। जबकि डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं और ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं प्रोग्रामिंग उनकी, ठीक है। ऐसा इसलिए है, अब मैं बता दूं, ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं उन पे हमारा यूजर इंटरेक्शन बहुत कम होता है, जबकि डायनेमिक वेबसाइट में यूजर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी एजुकेशनल वेबसाइट, गीक्स फॉर गीक्स हो गई हमारी, और उसके अलावा हमारी जो नॉर्मल आप इमेजेस डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट्स को यूज करते हो, सॉन्ग्स डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट्स को यूज करते हो, तो ज्यादातर वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं उनमें से, क्योंकि वहां पे आपका डेटा सेव नहीं किया जाता, आपसे किसी तरह का डेटा डिमांड नहीं किया जाता है, ठीक है। हाँ, कुछ वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट ऐसी भी होती हैं जहाँ पे आपसे डेटा लिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डायनेमिक हो जाती हैं। इस वजह से जहाँ भी आपसे डेटा लिया जा रहा है वहाँ पे वेबसाइट हमारी डायनेमिक होगी। जहाँ आपसे कोई डेटा मांगा नहीं जा रहा है, सिर्फ आपको डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है, वो हमारी स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं। इतना सिंपल सा डिफरेंस आपको याद रखना है। इसी वजह से यही एक मेन कारण है जिस कारण से स्टैटिक वेबसाइट की प्रोग्रामिंग क्या होती है वो ईजी होती है और डायनेमिक वेबसाइट की प्रोग्रामिंग क्या होती है डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें क्या है, डजंट अलाउ मैनी यूजर इंटरेक्शन, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे ज्यादा यूजर इंटरेक्शन नहीं होता है, जबकि यहाँ पे यूजर इंटरेक्शन ज्यादा होता है। अब यूजर इंटरेक्शन का ये मतलब नहीं है कि क्राउड ज्यादा होगा, ठीक है। क्राउड ज्यादा होना और यूजर इंटरेक्शन ज्यादा होना, दोनों चीजों में डिफरेंस है। यूजर इंटरेक्शन का मतलब वेबसाइट और यूजर कितना ज्यादा इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, और क्राउड इंटरेक्शन का मतलब कि कितना ज्यादा ट्रैफिक एक वेबसाइट पे आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी होगी। डायनेमिक वेबसाइट में अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो आपकी फ्लिपकार्ट हो गई, ठीक है। ये हमारी डायनेमिक वेबसाइट है, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे ही लॉग इन करोगे आपको पहले तो साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद आपसे चीजें पूछेगा वो, कि मतलब आप किसी चीज को लाइक कर रहे हो तो वो डेटाबेस में वो सेव कर लेगा, ठीक है। आप कोई चीज सर्च कर रहे हो तो वो डेटाबेस में सेव कर लेगा, वो आपको डेटा बेसिकली सेव कर रहा है। तो जहां पे भी डेटा सेव हो रहा है वहां पे डायनेमिक वेबसाइट काम कर रही है, जहां पे डेटा सेव नहीं हो रहा वो हमारी स्टैटिक वेबसाइट होती है, ठीक। डू नॉट एक्सेस डेटाबेस, सिंपल वही चीज मैंने अभी बताई। स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है, डेटाबेसेस का एक्सेस नहीं होता है, जबकि डायनेमिक वेबसाइट में इंफॉर्मेशन, डेटाबेस की जो भी इंफॉर्मेशन है उसका एक्सेस होता है। इसके अलावा स्टैटिक वेबसाइट जो होती है हमारी, वो होस्टिंग उसकी चीपर होती है, और जो डायनेमिक वेबसाइट होती है उसकी होस्टिंग कॉस्टली होती है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि देखो स्टैटिक वेबसाइट जो है उसको होस्ट करना डायनेमिक वेबसाइट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा चीपर होता है, ठीक है, यानी कि सस्ता होता है। हाँ, कॉस्ट तो आती है, कॉस्ट तो दोनों में आएगी। होस्ट करोगे आप स्टैटिक वेबसाइट या डायनेमिक वेबसाइट तो आप ये चीज देखोगे कि आपको एक पर्टिकुलर
पे आउट देना पड़ता है, ठीक है, होस्टिंग करने के लिए। और डायनेमिक वेबसाइट में भी आपको पे आउट देना पड़ेगा, बट चेंजेस क्या है, ये हमारी स्टैटिक वेबसाइट जो होती है वो काफी कम कॉस्ट में होस्ट हो जाती है, जबकि डायनेमिक वेबसाइट में अच्छा खासा कॉस्ट लगता है किसी भी डायनेमिक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। सो आई होप कि आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में। प्लानिंग प्रोसेस भी समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नए हो तो। पुराने हो तो वीडियो को लाइक कर दो। और आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पड़ी होगी, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन मैं अपलोड करता जाऊँगा वेब डिज़ाइन के, वो सारे ही मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊँगा। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।